हे फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको टीईटी और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसी क्रम में अपनी हिंदी सीरीज़ का पहला वीडियो लेकर आज मैं आई हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको हिंदी के एक एक टॉपिक क्रम से कंप्लीट कराऊंगी और इसी तरीके की सीरीज़ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लेकर आऊँगी। आपको बस कंसिस्टेंटली मेरी वीडियोस को फॉलो करना होगा और मेरे साथ पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए आज हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के सिलेबस का पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। आई होप आप सबने ये सिलेबस पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ सबसे पहले जाके अपना सिलेबस देखिए। मुझसे हो पाया तो मैं एक सिलेबस पर डेडिकेटेड वीडियो भी डाल दूँगी। तो हिंदी वर्णमाला सबसे पहला टॉपिक है और छोटा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आना तो तय है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हम लोगों के दिमाग में रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला, पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, हम सबको पता है। इसमें पहला एक क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। इसके बारे में सबको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, पर कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे 52 आंसर देना है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ओ, री। इनको स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि दो अयोगवाह जोड़ दिए जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। अब ये यहाँ पे ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि स्वर कितने होते हैं तो हम उसमें 11 लगाएंगे कि 13 लगाएंगे। बहुत नॉर्मल है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, सिंपल क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो आपका आंसर सिंपल रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अगर इसमें कोई वर्ड लगा दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तब आपका आंसर 13 हो जाएगा, क्योंकि दो अयोगवाह अन और आहा, व्याकरण में इनको प्रॉपर स्वर नहीं माना गया। इसलिए जब मूल स्वरों की बात होती है तो हम आ से लेकर आ ई उ री ए ओ औ इनको ही स्वरों की गिनती में लेते हैं। पर जब कुल स्वरों की बात आ गई तो 13 आंसर लगा देना है। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो 11, और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो उसका आंसर हम 13 लगाएंगे। ठीक है, अब स्वरों का वर्गीकरण। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के होते हैं स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, छोटे वाले जिनमें कोई मात्रा नहीं होती। इसको सिंपल 3 ही है, आ ई उ। ठीक है, आ ई उ, सिंपली 3 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, इनको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के समय में से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर जैसे आ, इनसे डबल। अब जब एक आ प्लस आ, एक आ से एक आ मिलेगा तब बड़ा आ बनेगा। इसलिए ह्रस्व स्वर से जब दुगना समय जिनके उच्चारण में लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो सारे बड़े वाले स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ, ए भी होता है इसमें, ये सारे हम लोग के दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर एक्चुअली हिंदी में उतना उनका यूज़ नहीं, ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में ज़्यादा थे, पर हम लोग पढ़ते हैं इन्हें। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम। जब हम किसी को बुलाते हैं और नाटक में जब किसी एक शब्द को या किसी एक वर्ण को बहुत ज़्यादा खींचना होता है, वहाँ पर प्लुत स्वर होता है, जैसे ओम, राम, इस तरीके के। तो ये होते हैं प्लुत स्वर। इनमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। अब मेन तो आपका स्वर का वर्गीकरण यही है। कितने प्रकार के आपसे पूछे जाए स्वर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक ये मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये मैंने ऐड कर दिया है। आप एक बार पढ़ लें, बहुत ईजी है, टफ नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ाई कर ली जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर
4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत का मतलब होता है खुला, जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। ये सिर्फ एक है, विवृत स्वर सिर्फ एक है, बड़ा आ। जब हम बड़ा आ बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, इसलिए इसको विवृत स्वर बोलते हैं। अर्धविवृत मतलब कि आधा खुला, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है। ये बंद क्यों लिखा है? आधा खुलता है, जैसे आ, ए और औ। ठीक। अर्धसंवृत, संवृत का मतलब होता है बंद, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उनको हम अर्धसंवृत कहते हैं, जैसे ए और ओ। और संवृत जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा बंद रहता है, इनके लिए हमें अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं होती। ई ऊ ऊ। तो इनको आप मेमोराइज भी कर लीजिएगा। देखिए, वैसे तो हमें पढ़ाई समझ के करनी चाहिए, और जब आप समझेंगे किसी टॉपिक को तो वो अच्छे से आपके अंदर रिटेन हो जाता है। पर ये तथ्य भी हम लोग जुटला नहीं सकते, कुछ चीज़ों को हमें याद ही करना पड़ता है। तो इसलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप उन्हें याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। पर व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, जैसे कि क। अब का कैसे बनता है? का प्लस आ इज इक्वल टू का। ठीक, तो एक स्वर इन्वॉल्व हो गया ना। तो जब जो व्यंजन वो होते हैं जो स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। अब मूल रूप से व्यंजन की संख्या 33 है, लेकिन जब इनमें द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढा मिल जाते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। यहाँ पर भी आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, तब आपका आंसर होगा 33, और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, तब उसका आंसर होगा 35। आई होप कि आज के बाद आप इन संख्याओं को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन आपके देखिए चार प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, और हाँ, एक संयुक्त व्यंजन भी एक टाइप होता है। इनको हम बाद में एक चार्ट बनाकर भी समझ लेंगे, वो वीडियो के अंत में मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगी। ठीक। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी भी स्थान विशेष को छूकर निकलती है, या तो वो कंठ या तालु या मूर्धा या दंत या होंठ, कुछ भी छू करके निकलती है, वो व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर के मा तक, क ख ग घ अंगा च छ ज ज इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना प फा बा भा मा, कुल 25। का से लेकर के मा तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ये जो अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण लिखे हैं, ये स्पर्श व्यंजन के ही प्रकार हैं। इन्हीं 25 व्यंजनों में से कुछ अघोष हैं, कुछ सघोष हैं, कुछ अल्प प्राण हैं और कुछ महाप्राण हैं। अघोष कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। देखिए, इसको हम एक चार्ट मैंने बनाई है आपके लिए, उसके लिए उससे समझते हैं। ये दिख रहा होगा आप सबको, आई होप। ये सारे का से लेकर के माँ तक ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक। अब वर्ग तो आपको पता होगा, का जो इस लाइन का जो पहला वर्ण है उसके आधार पे वर्ग डिवाइड है। का वर्ग में ये सारे आते हैं, चा वर्ग में ये सारे आते हैं, टा वर्ग में ये आते हैं, ता में ये, और पा वाले में ये। ठीक। अब इन्हीं में अघोष, सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण डिवाइड किए गए हैं। तो हम एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक बार ये चार्ट देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अघोष में क्या है डेफिनेशन? अघोष की डेफिनेशन है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन न हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ये वर्ग है, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष, ये ऊपर लिखा भी है। तो ये होते हैं अघोष। ठीक। और इनको उच्चारण में हमें बहुत ही क ख बहुत इजीली हम बोल देते हैं, तो कंपन नहीं होता। हमारे स्वर तंत्र में जो कंपन होता है वो इन्हें बोलने में नहीं होता है। और सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है, आप खुद बोल के देखेंगे तो आपको फील होगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ये देखिए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, ये सघोष है। ठीक। अब आप पहले बोलिए क, उसके बाद घ, का ख अलग है, और ग से थोड़ा अंदर से आवाज़ निकलती है, एक कंपन सा भी फील होता है।
तो ये तीनों सघोष और ये दोनों हर वर्ग के पहले दूसरे अघोष हैं और तीसरे चौथे पांचवें सघोष हैं। उसके बाद आता है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और नंबर में ये अल्प प्राण है। ये ऊपर लिखा भी है अल्प प्राण और अल्प प्राण। क, ग और अंगा आप खुद, और महाप्राण होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। बोल के देखिए, क, उसके अलावा ख, जब हम ख बोलते हैं तो ज़्यादा हवा निकलती है और क में कम निकलती है। तो वही इसकी डेफिनेशन है कि जिनके उच्चारण में कम हवा निकले वो अल्प प्राण, प्राण मतलब वायु, और जिनके में अधिक हवा निकले वो महाप्राण। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे, इसमें आपके उच्चारण स्थान भी दिए गए। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर एग्जाम्स में उच्चारण स्थान से ही क्वेश्चन आता है। तो ये का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं ये सब कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए उनको हम कंठ्य बोलते हैं। जब हम का, ख, गा, घा, अंगा बोलते हैं तो सीधे कंठ से आवाज़ आती है और किसी ऑर्गन का उतना यूज़ नहीं होता, इसलिए इन्हें कंठ से आप बोलते जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ्य बोलते हैं। उसी तरह चा वर्ग के जो हैं ये तालु, आप खुद बोल के देखिए, चा, छा, चा, छा। अगर आप तालु का यूज़ नहीं करेंगे तो आप इनको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाएंगे। तालु मुंह का ऊपर वाला भाग जो होता है वो थोड़ा पीछे का भाग, वो तालु कहलाता है। उसके बाद ये देखिए, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इनको मूर्धन्य बोलते हैं। मूर्धा तालु के आगे वाला भाग होती है। और जब हम ये बोलते हैं, जब हम जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें अपनी जीभ को थोड़ा मोड़ के बोलना पड़ता है, मोड़ के ऊपर टच कराते हैं, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इन सबको बोलने के लिए आप खुद बोल के देखिए, अपनी जीभ को आपको मोड़ के ऊपर टच कराना पड़ेगा। ये सारे मूर्धन्य होते हैं क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद ता, था, दा, धा, ना, ये दंत से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंत्य बोलते हैं, दंत्य व्यंजन। दांत आप खुद बोल के देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। ता, था, दा, था, आपके दांतों का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये दंत से बोले जाते हैं और ये दंत्य कहलाते हैं। उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, बहुत सिंपल है, बोलिए, खुद ही समझ में आएगा कि इनको बोलने में हम ओष्ठ का यूज़ कर रहे हैं। ओष्ठ मतलब ओठ, तो होठ, तो ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब का उच्चारण स्थान आना चाहिए। 25 होते हैं ये पूरे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ही अघोष, सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। आप इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, कौन से अल्प प्राण है, महाप्राण है, या फिर किसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक, अब ये यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, महाप्राण तक। ये तो सारे स्पर्श व्यंजन के प्रकार थे। अब दूसरा टाइप होता है व्यंजन का अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है। या, रा, ला, वा। आप इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, ये बहुत इजी है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये सबको याद रखते हैं, जिनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में रहता है, ना स्वर की तरह होता है ना व्यंजन की तरह होता है। जैसे या, रा, ला, वा। अब ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर रगड़ खा के निकले। जब तक हम रगड़ नहीं खाएगी वायु, तब तक हम इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे शा, सा, शा, हा। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऊष्म में शा होता है। मैं तो ऐसे याद की थी क्योंकि भाई बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो ऊष्म में शा होता है, तो जितने ये शा वाले व्यंजन हैं और प्लस हा, ये सारे ऊष्म व्यंजन हैं। संघर्षी में भी सा होता है। तो आप भी अगर चाहे, आपको ये ट्रिक सही लगी हो, तो आप भी इसी से मेमोराइज कर सकते हैं कि ऊष्म में शा होता है। इसलिए जो शा वाले तीनों होते हैं, सा, शा, सा और हा, ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना, द्विगुण व्यंजन, इन्हीं को हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन को। ड़ा और ढ़ा, इन्हीं दोनों को जब जोड़ देते हैं तब व्यंजन की संख्या 35 हो जाती है। ठीक है, ड़ा और ढ़ा। एक टाइप और बचा है आपका संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन तो जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, मतलब दो व्यंजन जब मिलेंगे तब संयुक्त व्यंजन बनेंगे। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र।
क्षा जो होता है वो का और शा से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग किसी भी वर्ण का सही उच्चारण करेंगे तो हमें समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं छा, बट ये छा नहीं होता, ये होता हैक्षा।क्षा इसमें का और शा मिल के बनता है येक्षा। इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग जब भी बनती है तो KSH करके बनती है। आपने देखा होगा जब क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? KSHATRIYA, KSH। क्यों? क्योंकि ये क्ष का और शा से मिलकर बना होता है। इसी तरह त्रा जो होता है ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा जा और या से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने हिंदू के अभी भी संत जो हैं, बाबा लोग, वो लोग ज्ञा को अभी भी जा बोलते हैं, ज्या। और वो गलत नहीं, वो सही प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि ज्ञा जो है वो जा और या से मिलकर बनना होता है। फिर शा और रा से मिलकर बना होता है। तो चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। एक बार देखिए। खैर, तो ये सब पढ़ लिया। इनके रिवीजन के लिए मैंने एक छोटी सी चार्ट बनाई है, उस चार्ट्स को देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आप पूरा पढ़ने के बाद ये चार्ट को अगर पढ़ेंगे तो ये रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छी है। वर्ण, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को फिर 3 प्रकार में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर होते हैं आ ई उ, सारे छोटे वाले ह्रस्व होते हैं। दीर्घ सारे बड़े वाले आ ई उ, ए भी होता है, ए ओ औ। और प्लुत तो अलग होते हैं, ओम राम, जो खींच के बोले जाते हैं वो प्लुत होते हैं। उसके बाद ये व्यंजन को हम लोगों ने बांटा है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। मैं संयुक्त व्यंजन लिखना भूल गई थी तो बाद में लिखा है, और संयुक्त व्यंजन। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े, 25 होते हैं, का से लेकर मा तक। ठीक, अंतस्थ या रा ला वा, ये 4 अंतस्थ हैं। ऊष्म वही शा वाले व्यंजन, शा शा सा हा। उत्क्षिप्त जो द्विगुण होते हैं, ड़ा और ढ़ा, इनमें 2 तरीके के गुण होते हैं, इसलिए इनको द्विगुण बोला गया है। और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञा और श्रा। ठीक, अब बाकी सब तो इतने ही हैं। स्पर्श व्यंजन को पुनः 4 भागों में बांटा गया है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अघोष कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा, क ख छ छ ट ठ त थ प प। ठीक, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। अल्पप्राण क्या होते हैं? ये ऑड नंबर में होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ग का, वो जो चार्ट दिखाई थी। और महाप्राण दूसरा और चौथा, ये इवन में होते हैं और ये ऑड में होते हैं। हो तो ठीक है, वर्ण हमारे टोटल होते हैं 52, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 33 में हम ये जोड़ देते हैं तो ये 35 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कुछ अगर आप अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, कुछ सजेशन कि कुछ ख़राब है कुछ अच्छा है, तो उसे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।